टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग समझने वाले हैं एचएसएन कोड के बारे में और सेक कोड के बारे में। जैसे दो प्रकार की कोड के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। एक है आपका एचएसएन, एक है आपका एचएसएन। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, माउस से हम टाइप करते हैं। और एक आपका आता है सेक। देखिए ये दोनों एक प्रकार का कोड है। एचएसएन भी एक प्रकार का कोड है, सेक भी एक प्रकार का कोड है। तो जैसे सेक का मतलब ये होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे कि जीएसटी के अंतर्गत किसी गुड्स या सर्विस को हम परचेज करते हैं या सेल भी करते हैं तो हमको एक कोड मिलता है, हमको एक कोड भरना होता है। तो जैसे जीएसटी के अंतर्गत अगर आप किसी गुड्स को परचेज या सेल करते हैं तो एचएसएन कोड अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? एचएसएन कोड अप्लाई होता है। और एचएसएन का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। किसका नाम होता है? एचएसएन का नाम होता है। जीएसटी के अंदर अगर हम किसी भी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो हमको एचएसएन कोड प्रोवाइड होता है। एचएसएन कोड हम लगाते हैं और एचएसएन का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और वही अगर हम सेक के बारे में बात करें तो सेक का पूरा नाम होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जैसे क्या हम अपनी बिजनेस में, चूंकि मैंने जब आपको जीएसटी पढ़ाया था तो उसका मेन हेडिंग ही आपका था गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के अंतर्गत गुड्स को भी सेल करते हैं, परचेज करते हैं, और सर्विस को भी सेल और परचेज करते हैं ना, लेकिन एक कोड मिलता है और हर ग्रुप का जो कोड होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे गुड्स के बारे में बात करें तो जैसे कि कीबोर्ड एक प्रकार का आपका गुड्स है, लैपटॉप एक प्रकार का आपका गुड्स है, ठीक है, या फिर माउस भी एक प्रकार का आपका गुड्स है। लेकिन अगर हम केवल कीबोर्ड के बारे में बात करें तो आप समझ सकते हैं कि कीबोर्ड कितने सारी कंपनियों का कीबोर्ड आता है। जेब्रॉनिक्स कंपनी का है, लेनोवो कंपनी का है, डेल कंपनी का कीबोर्ड है, एचपी कंपनी का कीबोर्ड है, लेकिन है तो कीबोर्ड ही है ना, हम तो कीबोर्ड ही बोलेंगे ना। उस कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया, कीबोर्ड एक प्रकार का ग्रुप हो गया, लेकिन इसकी कंपनी कई सारे हो सकते हैं। एचपी कंपनी है, जेब्रॉनिक्स कंपनी है, लेनोवो कंपनी है, ऐसे तमाम, एसर कंपनी है, डेल कंपनी है। ये तमाम प्रकार की कंपनियों का हमको कीबोर्ड यूज करना होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जब हम सेल करते हैं चाहे परचेज करते हैं तो कीबोर्ड ही तो परचेज कर रहे हैं, वो किसी भी कंपनी का हो, मतलब उससे नहीं, उसका एक कोड होता है। जैसे कि 8471 एक कोड दे दिया गया, तो 8471 का कोड जैसे ही आप एंट्री करेंगे कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिक बता देगा कि ये कीबोर्ड का कोड है, इसमें हम लैपटॉप की एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बातें ना? तो जब भी हम गुड्स को सेल या परचेज करते हैं जीएसटी के अंतर्गत, केवल गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स पे आपका अप्लाई होता है एचएसएन। गुड्स पे अप्लाई होता है एचएसएन। और जब भी किसी सर्विस को सेल या परचेज करते हैं तो उससे पे सर्विस अकाउंटिंग कोड लगता है, जिसको हम से कोड के नाम से जानते हैं। जैसे इंटरनेट चार्जेस आप पे करते हैं, इंटरनेट सेवाओं का लाभ लेते हैं तो उसका आप चार्ज देते हैं, तो एक प्रकार का वो सर्विस आप ले रहे हैं। ऐसे ही मान के चलिए कि आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन की सुविधाओं का आप लाभ ले रहे हैं, उसकी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो इस केस में सेक कोड जनरेट होता है। तो सी कोड का मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है और एचएसएन का मतलब एक प्रकार का वो ऐसा कोड होता है जिसपे गुड्स पे लगता है। तो जब गुड्स की बात आवे तो एचएसएन कोड अप्लाई होता है और जब सर्विस की बात आवे तो सी कोड अप्लाई होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इन जीएसटी रिजाइम इच विन, कह रहा है यहाँ पे in GST regime each invoice will be have to mention HSN code for each item sold or SEC code of each service provided। जैसे जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर अगर हम किसी गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो हमको एचएसएन कोड मिलता है। वैसे ही अगर जीएसटी के अंदर भी किसी भी प्रकार की सर्विसेज का आप लाभ ले रहे हैं, किसी सेवाओं का आप लाभ ले रहे हैं, तो उसमें सेक कोड अप्लाई होता है, जिसको हम सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जानते हैं। और ये मिलता कहाँ है? तो आपका जो इनवॉइस प्रिंट होकर के आता है उस इनवॉइस पे लिखा रहता है, उस इनवॉइस पे लिखा रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि परचेज आप करेंगे तो आपका सप्लायर कुछ इनवॉइस बना के देगा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, रेगुलर डीलर और कंपटीशन डीलर में मैंने बताया कि अगर रेगुलर डीलर से करेंगे खरीदारी तो वो कौन सा इनवॉइस बना करके देगा,
अगर कंपोजिशन डीलर से खरीदेंगे तो वो कौन सा इनवॉइस बना करके देगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपकी इनवॉइस पे HSN कोड का जिक्र किया गया, वो कौन करता है, जो आपका सप्लाई होता है। जैसे वो एंट्री करेगा अपने कंप्यूटर में, तो उसका जब प्रिंट आउट निकालेगा, इनवॉइस का प्रिंट निकालेगा, उस पे लिखा है। तो हर एक आइटम का अलग अलग कोड होता है, लेकिन अब इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज ए मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे HSN कोड अप्लाई किया जाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोमेनक्लेचर डेवलप बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसको डेवलप किसने किया है, तो WCO ने किया है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपने सुना होगा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को डेवलप किया हुआ है WHO। सेम उसी तरीके से अगर हम HSN के बारे में बात करें तो इसको डेवलप करने का काम WCO विभाग करता है, यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन इसको डेवलप करने का काम करता है, HSN को और से को काम करता है। और फिर लिखा हुआ है HSN coding is currently used under excise, custom and state value tax, added tax laws and is now also proposed to be used under goods and service tax GST law। इसमें बताया जा रहा है कि जो HSN कोड आपका अप्लाई होता है वो बताया जा रहा है कि यूज होता है किसमें, तो आपके एक्साइज में भी, कस्टम में भी, और प्लस इसके साथ साथ वैल्यू एडेड टैक्स में भी, और प्लस आपके GST में भी। अभी GST से पहले मैंने आपको बताया था टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन किया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स भी जमा होता था, लेकिन इन सब ऑप्शनों में भी इस जो है HSN कोड का अप्लाई किया जाता था। लेकिन जब GST आया तो GST में भी HSN कोड ला दिया। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कह कि फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर गुड्स, और क्लासिफिकेशन करता है किसका, प्रोडक्ट या गुड्स का। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इंक्लूड अराउंड 5000 कॉमेटली ग्रुप, ये 5000 स्टॉक आइटम के ऐसे ग्रुप हैं, ये 5000 स्टॉक आइटम के ऐसे ग्रुप हैं जिसपे HSN कोड अप्लाई किया जाता है। 5000 इसमें रखा गया सूची। अरे लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, तमाम प्रकार के आइटम, ये सारे आइटमों को अगर आप मतलब ऐड करेंगे तो टोटल 5000 ऐसे ग्रुप है जिसपे HSN कोड अप्लाई किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि पंखा की बात आप की, तो पंखा कई सारी कंपनियों का आता है, एबल्स कंपनी का पंखा है, बजाज कंपनी का पंखा है, तमाम प्रकार की कंपनियों का पंखा आता है, लेकिन है तो पंखा ही ना। तो पंखा एक प्रकार की स्टॉक आइटम का ग्रुप हो। अगर स्टॉक आइटम बोला जाएगा तो उसमें स्टॉक का पूरा पूरा हम डिटेल भरते हैं, जैसे कि किस कंपनी का है, किस कंपनी का है, और प्लस उसके और भी फीचर्स क्या है। जैसे स्मार्टफोन आप ले लीजिए, रेडमी कंपनी का भी स्मार्टफोन है कि नहीं है, वीवो कंपनी का भी स्मार्टफोन है, लेकिन क्या जो स्मार्टफोन आपके जो है वीवो कंपनी का है, हो सके कि कुछ कुछ फीचर्स आपके वीवो कंपनी ने दिया, तो फीचर्स के हिसाब से भी हम प्रोडक्ट का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन है तो स्मार्टफोन ही है ना। बोलिए, ऐसा तो है नहीं कि उसको दूसरा, उसको भी स्मार्टफोन बोलेंगे, लेकिन उसका फीचर्स अलग है और उसका फीचर्स अलग है, लेकिन है तो स्मार्टफोन ही। या तो आप वीवो कंपनी का लीजिए, या सैमसंग कंपनी का लीजिए, या ओप्पो कंपनी का लीजिए, तो ये एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं, गुड्स। तो ऐसे 5000 गुड्स ऐसे बनाए गए हैं जिसपे HSN कोड अप्लाई ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कह रहा है कि इच रिकॉग्नाइज्ड बाय ए 6 डिजिट कोड, और इसको पहचाना जाता है 6 डिजिट के कोड के माध्यम से, 6 डिजिट के कोड के माध्यम से। और फिर कह रहा है कि ऑर्गेनाइज इन लीगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इज सपोर्टेड बाय वेल डिफाइंड रूल्स टू अचीव यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन। The system is used by more than 200 countries and economics as the basics of their custom tariffs and for the collection of international trade statistics। इसमें ये बताया जा रहा है कि आज 200 ऐसा देश है जो HSN का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करता है। 200 देश ऐसा है जिसमें अपना भारत देश भी शामिल है। ये 200 देशों में HSN कोड और सी कोड का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कह रहा है कि collection of international trade statistics more than 90% of merchandise is international trade is arranged in term of the HSN। कह रहा है कि 19% ऐसे मर्चेंट लोग हैं या ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं जो आज भी HSN कोड और सी कोड का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे भी तो क्वेश्चन आता है कि सर कहाँ पे 2 डिजिट का लगेगा और कहाँ पे 4 डिजिट का लगेगा, ऐसे भी तो क्वेश्चन बनती है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द HSN अंडर GST, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है HSN का अंडर GST यानी कि GST। यहाँ पे सबसे पहला जो हेडिंग लिखा है
वो लिखा है 2 डिजिट HSN कोड फॉर गुड्स, यानी कि 2 अंक का अगर HSN कोड लगता है किसी गुड्स पे तो कब और कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कह कि द टैक्स पेयर विद टर्नओवर बिटवीन 1.5 करोड़ से 5 करोड़ इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर करे कि नीड टू स्पेसिफाई HSN कोड ओनली 8 2 डिजिट चैप्टर और लेबल एज ऑन ऑप्शनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ओ क्या कह रहा है फॉर ईयर ऑफ जीएसटी ऑपरेशन। अगर जीएसटी के अंतर्गत कोई ऐसा डीलर है जो 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच में टर्नओवर कर रहा है, जीएसटी के अंतर्गत कोई ऐसा डीलर है जो 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग से 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच में अगर उसका टर्नओवर है तो उसको 2 अंक गवर्नमेंट क्या करती है HSN कोड प्रोवाइड करती है। आपको मात्र किसी भी कोड पे यानी कि कोई भी आप गुड्स सेल करिए उस पे आपको मात्र 2 अंक का ही डिजिट मतलब आपको HSN कोड अप्लाई करने का अधिकार दिया गया। क्या इसमें आपका कौन कौन सा शामिल होगा? कंपोजिशन शामिल होगा? बोलिए, इसमें कंपोजिशन शामिल होगा? रेगुलर शामिल होगा, क्योंकि कंपोजिशन के लिए मैंने आपको बताया था कि 1.5 करोड़ से कम और इसमें बताया जाए 1.5 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से कम। बिटवीन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है कि बिटवीन टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर में कोई ऐसा डीलर है जो 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर करता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको 2 अंक किसी भी गुड्स पे आपको 2 अंक का HSN कोड प्रोवाइड किया जाता है। कोई दिक्कत समझने में किसी को? तो कंपोजिशन के लिए ऐसा स्कीम नहीं आता। कंपोजिशन के लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि आप कभी भी सेल करिए, कितने रुपए का सेल करिए मतलब उससे नहीं, आप पे HSN कोड अप्लाई करने का अधिकार नहीं। समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं? क्योंकि उस जो है स्ट्रक्चर में आपका कंपोजिशन डीलर वाला नहीं है। अरे 2 ही प्रकार के डीलर होते हैं, एक आपके कंपोजिशन और एक आपके रेगुलर। तो क्या इसमें कंपोजिशन आएगा? तो जब ये नहीं करेगा तो क्या भरेगा, क्या HSN कोड देगा? तो ये गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आपका बिजनेस कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो कराए हैं कंपोजिशन स्कीम, लेकिन आपको HSN कोड अप्लाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यानी कि जो आप बिल ऑफ इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई जो आप इनवॉइस देंगे उस पे HSN कोड आपका नहीं लिखा, और वही रेगुलर डीलर सेल करेगा तो उसके इनवॉइस पे HSN कोड लिखा है। आप देखिएगा कोई जो है अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने रेगुलर डीलर से तो खरीदने के जब आप खरीदते हैं तो क्या करता है, एक आपको इनवॉइस बना करके देता है, उस पार्टी का नाम जिस पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं प्लस अपने कस्टमर का भी नाम उसमें मेंशन किया रहता है, प्लस किस डेट में आप परचेज कर रहे हैं और कौन कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी लगा हुआ और उसका HSN कोड क्या हुआ, वो पूरा डिटेल में प्रिंट करके आपको देता है। आप देखे भी होंगे शायद। ऐसे जब इनवॉइस आपको प्राप्त होती है, अगर आप ये समझिए HSN कोड जिस पे भी लिखा हुआ मिल गया, आप ये समझिए कि वो रेगुलर डीलर वाला है, और अगर 2 अंक का है तो उसका व्यापार 1.5 करोड़ से लेकर के और 5 करोड़ के बीच का टर्नओवर करता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनती है कि सर 5 करोड़ से ऊपर वाले कहाँ जाएंगे, तो 5 करोड़ से ऊपर वाले आ जाते हैं 4 डिजिट, किसमें आ जाते हैं? 4 डिजिट में आ जाते हैं। अब देखिए 1.5 करोड़ से ज्यादा भी मैंने आपको बता दिया और प्लस आपको 5 करोड़ से भी मैंने ज्यादा बता दिया, तो अगर 4 अंक का जिस भी इनवॉइस नंबर पे आपको लिखा हुआ मिल गया जैसे, आप ये समझिएगा कि इसका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर है। चूंकि यहाँ पे बातें हो रही है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे 4 अंक के लिए भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है HSN कोड 4 डिजिट विल बी मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। हैविंग टर्नओवर की बात हो रही है, जिसका ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ से ऊपर, अगर 5 करोड़ है तो भी और 5 करोड़ से है ऊपर तो भी, करा कि a crore in the presenting financial year turnover will be considered on the basis of taxpayer self declaration for the first year. After completing the first year under GST, the turnover for the previous year will be considered for determining the use of 4-digit HSN code. अगर हमारा बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करता है या हम अपने बिजनेस में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हैं तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपके इनवॉइस पे 4 अंक का HSN कोड अप्लाई होता है।
आपके इनवॉइस पे 4 अंक का डिजिट का 4 डिजिट का HSN कोड लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस 5 करोड़ से अधिक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक आता है तो आपका 2 डिजिट का आ जाएगा। इसमें मोर देन 5 करोड़ की बात नहीं है, मतलब अधिक से अधिक आपका 5 करोड़ से ऊपर हो, क्योंकि मोर देन स्पष्ट लिखी है। और 5 करोड़ तक है तो उसमें शामिल हो जाएगा, 2 डिजिट में आपका शामिल हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट में आ जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद लिखा हुआ है अब 8 डिजिट किसके लिए है, तो यहाँ पे लिखा है कह रहा है कि HSN कोड आप 8 डिजिट मैंडेटरी अनिवार्य है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कह रहा है कि 8 अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन कब? तो जब आपका बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जैसे कि मान के चलिए कि बाहर के देशों में अगर अपना माल हम भिजवा रहे और कुछ ऐसा माल है जो बाहर के क्षेत्रों से मंगवा रहे, जैसे कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो आपको क्या करना होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके देश में कोई सामान नहीं है तो आप बाहर देशों से मंगवाएंगे, और आपके जो देश में है उसको आप बाहर के देशों में भिजवाएंगे। इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस बोला जाता है, आयात और निर्यात बोला जाता है। तो अगर इस प्रकार का आपका बिजनेस है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि आपके लिए आपके इनवॉइस पे 8 डिजिट का HSN कोड अप्लाई होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? अब चलिए अगला जो दिया है, वो कह रहा है कि इन द केस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट HSN कोड ऑफ 8 डिजिट शैल बी कंपल्सरी एज GST हैज टू बी कंपेटेबल विद ग्लोबल स्टैंडर्ड चेक एंड डाउनलोड HSN कोड फॉर प्रोडक्ट्स। अब देखिए ये मिलता कहाँ है, इसकी जरूरत कहाँ आती है? ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकती है सर इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, अभी प्रेजेंट में इसकी रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। जैसे जब आप GST भरने का जब काम करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि कोई आइटम आ गया, उस आइटम पे आप जब GST लगा रहे हैं तो जैसे ही आप GST लगाएंगे तो वहीं आपसे पूछा जाएगा इस आइटम का HSN कोड क्या है, तो HSN कोड सब आपको बताया जाएगा। उस HSN कोड को आप भरेंगे तभी जाके एक्सेप्ट करेंगे। अब जैसे कि मान के चलिए कि 8471 जो है कीबोर्ड का, तो 8414 नहीं भरेंगे, 8471 के अंदर जितने भी कीबोर्ड आएंगे वो समझ लेगा कि अगर 8471 स्टूडेंट ने डाला है तो 8471 कीबोर्ड का ही हो सके कि सीएमई कंपनी का मतलब उससे नहीं है, लेकिन 8471 एक प्रकार का ग्रुप है। और कौन सा ग्रुप है, तो प्रोडक्ट कौन सा है आपका, कीबोर्ड का ग्रुप। 8414 मान के चलिए कि प्रोजेक्टर के लिए अलॉटमेंट किया गया, तो 8414 डालेंगे तो वो समझ लेगा कि ये प्रोजेक्टर का ग्रुप है, हमको प्रोजेक्टर नहीं है। तो ये सारे गुड्स का अलग अलग हम क्या करते हैं, HSN कोड अप्लाई करते हैं। ये HSN कोड जब हम आइटम की एंट्री करेंगे तो वहीं पे दिया रहेगा, लेकिन कब? तो जैसे कि अभी तो हम कुछ नहीं बताया है, अभी तक तो मैंने आपको कंपनी भी क्रिएट करना नहीं बताया है। जब कंपनी क्रिएट करेंगे, जब आइटम भरेंगे, उसी में आइटम जब क्रिएट करेंगे तो उसी में मांगेगा कि इस आइटम का HSN कोड क्या है, इस गुड्स का HSN कोड क्या है, ग्रुप का कोड क्या है, तो वो सब हम अलग अलग भरेंगे, वो आगे की क्लास में आपका दिया रहेगा। लेकिन मैंडेटरी कब होता है, तो मैंडेटरी तब होता है जब हम किसी गुड्स को सेल या परचेज करते हैं, क्योंकि उसी समय ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आती है, उसी समय ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आती है। जैसे कि मान के चलिए आप GST रिटर्न भर रहे हैं, और GST रिटर्न भर रहे हैं, आपने कोड क्या बोलते हैं, आपने आइटम तो भर दिया, HSN कोड आपको पता नहीं है तो भी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए HSN कोड को जानना होता है, और उस चीज को जानते हुए तब जाके हम GST रिटर्न भरने का काम करते हैं, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अगला पॉइंट, स्मॉल डीलर किसको बोला जाता है, कंपोजिशन को ही बोला जाता है, वही डीलर है, शेष बचा हुआ है कंपोजिशन। कह रहा है कि स्मॉल डीलर अंडर कंपोजिशन स्कीम विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड इन देयर इनवॉइस। जो स्मॉल डीलर होता है जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, तो कंपोजिशन वाले के लिए गवर्नमेंट ये कहता है कि आपकी इनवॉइस पे HSN का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, समझ में आ रहा है ना, आपकी जो है इनवॉइस पे HSN का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके लिए एक रूल बताया गया है कि आप 3 महीने में 1%, याद है ना, 3 महीने में आप 1% देते रहिएगा, आपके HSN से कोई लेना देना नहीं। और प्लस आप अपने क्या आपने स्टॉक आइटम में रखा है, कितना आपने सेल किया है, कितना आपने परचेज किया है, इसकी भी रिकॉर्ड हमको मत दीजिए। बस ये समझिए कि मैंडेटरी होता है तो उसके लिए, जिसका मैंने अभी आपको बताया 1.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये कर सकता है कौन, रेगुलर वाला ही कर सकता है, क्योंकि उसका बिजनेस थोड़ा सा हैवी होता है इसकी अपेक्षा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला जो पॉइंट दिया है,
अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगला जो पॉइंट दिया है, कह रहा है कि HSN विल बी मेंशन इन इनवॉइस एंड मेंशन इन द GST टैक्स रिटर्न डिटेल्स व्हिच विल बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल। इसका मतलब ये कह रहा है कि HSN विल बी मेंशन, HSN आपका मेंशन होता है किस पर, इनवॉइस में, और कह रहा है कि एंड मेंशन इन द GST टैक्स रिटर्न, और उसको भी मेंशन हम तब करते हैं जब GST रिटर्न भरते हैं, डिटेल्स उसका लेते हैं, और कह रहा है कि विच विल बी अपलोडेड ऑन द GST पोर्टल, जिसको हम GST के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब GST रिटर्न भरा जाएगा तब इसकी ज्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट आएगी, किसकी, HSN की रिक्वायरमेंट आएगी, सर्विस अकाउंटिंग कोड रिक्वायरमेंट आएगी। और फिर लिखा हुआ है, करे कि स्मॉल बिजनेस, मैंने अभी आपको बताया है, वही यहाँ पे बढ़ा दिया है स्मॉल वाला। और फिर कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन द बिजनेस टैक्स पेयर विल बी रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड ऑफ द गुड्स डील्स विथ ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि GST के अंदर अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है और हम गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने का काम करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, तो ये जरूरी है कि हमारे बिल पे, हमारे इनवॉइस पे HSN कोड लिखा होना चाहिए। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्विस विल बी क्लासिफाई एज पर द सर्विस अकाउंटिंग कोड, मैंने अभी आपको बताया है, इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, सर्विस विल बी क्लासिफाइड, और सर्विस से क्या क्लासिफाइड किया जाता है, सेक कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो सर्विसेज में मैंने अभी आपको बताया और सारे सर्विसेज हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे सर्विस विल बी क्लासिफाइड एज पर द सर्विस अकाउंटिंग कोड से there is service accounting code issued by the government for services tax. This is expected to remain the same in GST regime as well. जिस तरीके से आपने HSN के बारे में सुना कि HSN हम लगाते हैं गुड्स पे, सेम उसी तरीके से आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड लगता है किस पे, सर्विसेज, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई, मतलब हर तरीके से वैलिड होता है। और कह रहा है कि देयर इज सर्विस अकाउंटिंग कोड इशू बाय द गवर्नमेंट, और किसके माध्यम से इशू किया जाता है, गवर्नमेंट के माध्यम से इशू किया जाता है, और किस पे लगता है, तो सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आपके सामने आता है ICM क्या होता है, इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको ITC के बारे में पढ़ाया था, कोई बताएगा ITC क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल, कोई और बताइए, बैठ जाओ, सही है, आंसर सही है। और कोई बताएगा? ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जब हम परचेज करते हैं तो अपने सप्लायर को हम टैक्स दे रहे होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ, मैं कीबोर्ड खरीदने गया अपने सप्लायर से, और कीबोर्ड का रेट 100 रुपया, और कीबोर्ड तो 100 रुपया में मिल गया, लेकिन हमारा सप्लायर ये कह रहा है कि नहीं, आपको 5 रुपया टैक्स भी देना है, 5 रुपया आपको टैक्स भी देना है। तो टोटल मैंने उस सप्लायर को कै रुपया दिया, तो 5 रुपया मेरे लिए ITC हो जाता है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, और उसके लिए टैक्स लायबिलिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। समझ में आया? अरे जब लेगा तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, जब लेगा ही नहीं तो टैक्स क्या देगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है कि ITC का सेम फ्लो GST का बेसिक फीचर्स है, जिसके अंतर्गत ITC का फ्लो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की ओर, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मतलब हाँ, जो बनाता है और जो कंज्यूम करता है, ये फ्लो मेंटेन होता है। और कह रहा है कंज्यूमर की ओर होता है, क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई ITC और करंट मंथ की ITC को पहले ऐड किया जाता है। ये थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ, ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रांजैक्शन भी आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें बताया जा रहा है क्योंकि लास्ट मंथ की रिटर्न भरने के बाद शेष बची हुई ITC, शेष बचा हुआ ITC
और करंट मंथ की आईटीसी को पहले ऐड किया जाता है। ऐड का मतलब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। और कह रहा है कि फिर उस करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अरे मान के चलिए कि आईटीसी आपने दिया होगा परचेज करते समय, ठीक है, अरे तो टैक्स लायबिलिटी भी तो आपने पाया होगा सेल करते समय, बोलिए। तो ये कह रहा है कि आपने पिछले महीने में आपका शेष आईटीसी कितना बचा था और इस करेंट मंथ में कितना आईटीसी आप अपनी सप्लायर को दे रहे हैं, ये दोनों को हम एक साथ जोड़ लेते हैं और कंपैरिजन करते हैं किससे, टैक्स लायबिलिटी से। तो कह रहा है कि अगर करंट की टैक्स लायबिलिटी, अगर करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है, अगर आईटीसी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हुई तो टैक्स पेयर को इस मंथ में कोई भी टैक्स जमा नहीं करना होता। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए पिछले महीने का हमारा आईटीसी बचा हुआ था 10 रुपए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पिछले महीने का हमारा आईटीसी, मैंने मान के चलिए कि हमने अपने सप्लायर से कुछ परचेज किया था, तो आईटीसी हमारा पिछले महीने का बचा था कितना, 10 रुपया बचा था। तो ये तो पिछले मंथ का हो गया। और इस मंथ में भी हमारा आईटीसी हमने सप्लायर को दे दिया कितना रुपया, 5 रुपया। तो ये तो पिछले महीने का हो गया और ये हमारा करंट महीने का हो गया। तो दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों कितना आ जाएगा, 15 रुपया। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा 15 रुपया आईटीसी, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ये हमारा पिछले महीने का है और ये हमारा करंट महीने का। तो चूंकि ये पिछले वाला महीने वाला जो होता है अमाउंट, वो भी करंट में आकर के हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है, शेष बची हुई आईटीसी और करंट मंथ को आईटीसी को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो दोनों जोड़ने के बाद कितना आ गया, 15 रुपये। और कह रहा है कि फिर उसे करंट मंथ की टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए आपका आईटीसी आ गया 15 रुपये, कितना आ गया, 15 रुपये। मतलब खरीदते समय आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया टोटल कितना रुपया, 15 रुपया। सॉरी, गवर्नमेंट को नहीं, खरीदते समय आपने अपनी सप्लायर को टैक्स टोटल कितने रुपए का दिया, 15 रुपया। और आप मान के चलिए कि किसी कस्टमर से आप बेच रहे हैं तो मात्र 5 रुपया में आपको टैक्स प्राप्त हो रहा है। आपने परचेज करते समय आपने अपने सप्लायर को 15 रुपया आईटीसी आपने दे दिया और सेल जब कर रहे हैं तो मात्र 5 रुपया आपका टैक्स लायबिलिटी मिलता है। तो आईटीसी ज्यादा है कि कम है, आईटीसी से ज्यादा है कि कम है, आईटीसी आपका ज्यादा है और टैक्स लायबिलिटी आपका कम है। तो कितना कम है, 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपया जो शेष बचता है, तो ये गवर्नमेंट ये कहता है कि ये करेंट मंथ में, जिस मंथ में आपका ये 10 रुपया शेष बचा हुआ, इस मंथ में आपको जो है कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये जो 10 रुपया आपका बचा हुआ है, शेष अगले महीने जब आप ट्रांजेक्शन करिएगा, जब आप सेल करिएगा, तो हो सके कि आपके पास जब सेल हो तो टैक्स लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो ये भी जो आपका शेष बचा हुआ है आईटीसी, ये भी उसी के साथ जोड़ करके और तब जाके गवर्नमेंट को आप देंगे। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि ये तो हमारा 10 रुपया पिछले महीने की आईटीसी और ये 5 रुपया हमारा करंट महीने के मतलब क्या आईटीसी। अरे पिछले महीने मैंने कोई अपने सप्लायर से मैंने सामान परचेज किया था तो 10 रुपया मैंने आईटीसी उसको दिया था, और इस महीने भी हम सामान परचेज किए तो 5 रुपया और हम दे दिए हैं। तो टोटल आईटीसी मैंने अपने सप्लायर को क्या रुपया दिया, 15 रुपया। अब ये जो हमारा मान के चलिए गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर इस महीने में आपका 15 रुपया यानी कि आपका आईटीसी अगर ज्यादा आ रहा है और बेचते समय मान के चलिए कि वो जब सेल कर रहा है तो बेचते समय मात्र उसको 5 ही रुपया टैक्स प्राप्त हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये कह रहा है कि अगर आपको जो 10 रुपया आपका शेष जो आईटीसी आपका बच रहा है, वो अगले महीने वो क्या करिएगा कि एडजस्टमेंट करेंगे हम उसको, अगले महीने फिर देखा जाएगा कि आपका सेल अमाउंट क्या आ रहा है, उसके आधार पर हम अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगी, आईटीसी कम आएगा, तब तो आप जीएसटी दीजिएगा। अगर आईटीसी कम आएगा, सॉरी आईटीसी अगर ज्यादा आएगा और टैक्स लायबिलिटी आपका कम आएगा, तो फिर ऐसे ही आपका फ्लो मेंटेन होता चला जाएगा। अगले महीने सेम हो ही नहीं सकता, अगर हो तो फिर अगले महीने में लेके हम जाएंगे या उस महीने में भी एडजस्टमेंट करेंगे, हाँ एडजस्ट किया जाएगा। आप इतना समझिए कि अगर आपका आईटीसी ज्यादा हो, टैक्स लायबिलिटी कम हो, तो गवर्नमेंट ये कहता है कि वो पैसा हम इसी में नहीं मानेंगे, वो पैसा अगले महीने में क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन आप जैसे कि मान के चलिए बेचते समय इन्होंने 10 रुपया लिया कस्टमर से और परचेज करते समय 5 रुपया लिया, तो 5 रुपया इसमें ज्यादा है ना, किसमें ज्यादा है,
टैक्स लायबिलिटी में। तो ये गवर्नमेंट ये कहता है कि 5 रुपया हमारा तुम दे दो, अगले महीने इसको मत लेके जाओ। अब समझ में आया? कहता है गवर्नमेंट 5 रुपया हमको दे दो, इसको अगले महीने मत लेके जाओ। अगले महीने में तब तुम लेके जाना जब तुम्हारा आईटीसी ज्यादा और टैक्स लायबिलिटी कम हो। अब क्लियर हुआ? अब एक चीज समझिए, यहां से लेकर के और यहां तक आपको जो है, जो भी जीएसटी रिटर्न वगैरह दिया गया है वो सब सर पढ़ाएंगे, ठीक है? सर पढ़ाएंगे, डायरेक्ट सर पढ़ाएंगे। यहां से लेकर के और जहां तक जीएसटी रिटर्न भरने तक का दिया है, कल से हम कंपनी बनवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो शेष बीच बीच की जो टॉपिक बच रही है ना जीएसटी रिटर्न वाला, देखो उसमें जीएसटी रिटर्न दिया होगा, सब जीएसटी रिटर्न दिया है। ये तो नीचे दिया होगा जीएसटी रिटर्न दिया है, तो वो जीएसटी रिटर्न डायरेक्टर सर पढ़ाते हैं, वो आपके बैच में डायरेक्टर सर पढ़ाएंगे। और ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि इसके बारे में आपको पता रहेगा, तो सर पूछेंगे तो आप बता सके कि आईटीसी क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ताकि पूछा जाए तो आप बता सके, ठीक है? ये पूछते भी अक्सर जब आते हैं जीएसटी रिटर्न भरवाने के लिए। तो जैसे क्या है, वो आईडी पासवर्ड किसी बिजनेसमैन का हमको नहीं प्रोवाइड करेंगे, उसका जीएसटी भरने का जब डेट आएगा तो उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे ट्रांजेक्शन करवाकर। तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा, शेष हम लोग कल से कंपनी बनाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? हाँ, इतना छोड़ देंगे तो सर पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं, कल नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे सर, तो बताएंगे जब ये बैच चेंज होगा तब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी भरना बताएंगे। हाँ, सबसे लास्ट, अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ हाँ, इसी में वही बता देंगे वो। एचएसएन जो कोड होता है, वो एचएसएन कोड अप्लाई होता है जैसे कि मान के चलिए कि गुड्स पे लगता है। जैसे कोई गुड्स या सर्विस, अगर कोई गुड्स या तो हम सेल करें या परचेज करें जीएसटी के अंतर्गत, तो उसमें जो है एचएसएन कोड अप्लाई होता है, जिसका पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड नॉमेनक्लेचर, क्या होता है, कोड होता है। और जो सेक होता है, सेक आपके सर्विसेज पे लगते हैं, जैसे कि इंटरनेट सेवाओं का लाभ आप ले रहे हैं, एक प्रकार की सर्विस है। या फिर मान के चलिए कि जो आप ट्रेन का टिकट कटाते हैं, एक प्रकार की सर्विस है, उसमें सेक कोड लगता है, बस यही समझ लीजिए। अब हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग एचएसएन कोड होता है। गुड्स में तो कोई भी चीज आ जाएगा, सबका एचएसएन सबका, वही तो मैंने 5000 बोला है, 5000 इसके अंदर रखा गया। बिल्कुल होगा, इसका भी होगा, हर एक चीज का हो सकता है, ठीक है? हर एक चीज का जिसपे हम जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी के अंदर जो प्रोडक्ट आएगा उस पे एचएसएन कोड अप्लाई होता है, बस इतना सा। और सबका कोड भी अलग अलग होता है। तो यहाँ तक आप जो है पढ़ लीजिएगा, शेष हम लोग कल से कंपनी बनाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है?